हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बिल्कुल आप लोग सही होंगे और आज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर ही रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप लोग जरूर पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्ज़ाम की बेहतर प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। और एग्ज़ाम की तैयारी करते के साथ साथ हम लोग अपने नॉलेज को भी गेन कर रहे हैं और नॉलेज को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी पर एक स्टूडेंट के लिए नॉलेज रहना चाहिए, उसके बाद उसका कोई डिग्री कोई मार्क्स आता है। तो नॉलेज को यदि गेन करते ध्यान रखिएगा, नॉलेज को जितना ज़्यादा हम लोग कॉन्सेप्चुअल मेथड से लेते जाएंगे उतने ज़्यादा मार्क्स ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। तो नॉलेज यदि बढ़ रहा है तो मार्क्स ऑटोमेटिक और डिग्रीज ऑटोमेटिक और सक्सेसफुल की रेटिंग, आपके सक्सेस होने की रेटिंग या चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। इसलिए सबसे पहला डिमांड हम लोगों का होना चाहिए कि वर्क हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, वर्क हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो इसी क्लास को लेते हुए ध्यान रखिएगा, स्मार्ट वर्क के तरीके को बढ़ाते हुए आज से हम लोगों की सिंटैक्स, आज से हम लोगों की सिंटैक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है। ध्यान रखिएगा, किस चैप्टर की? सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, जिसमें बहुत सारे बच्चे को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आता है, क्योंकि सिंटैक्स एक चैप्टर है जिसमें लमसम बहुत सारे चैप्टर का इसमें मिश्रण है। इसमें आपको प्रोनाउन का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें आपको टेंस का ध्यान रखना पड़ता है और इसमें नाउन का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ इसमें आपको कहीं ना कहीं वॉइस का भी ध्यान रखना पड़ता है और आगे बढ़े तो इसमें कहीं ना कहीं आपको वर्ब का भी ध्यान रखना पड़ता है। सिंटैक्स जिस चैप्टर को हम लोग मान के चलते हैं कि एक अकेला चैप्टर या अकेला चैप्टर है नहीं, सिंटैक्स एक कह सकते हैं ये ग्रामर के बहुत सारे चैप्टर्स का एक कॉम्बिनेशन है, एक मिलता हुआ यह रूप है। किसका किसका? तो प्रोनाउन की जानकारी, टेंस की जानकारी, नाउन की जानकारी, वॉइस की जानकारी और साथ ही साथ वर्ब की जानकारी हमें रखनी पड़ती है, तब जाके कहीं ना कहीं किसका हम लोग बना पाते हैं? सिंटैक्स का। वो भी खास कर ध्यान रखेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाने के लिए तो हमें खासा ध्यान रखना पड़ता है। 4 ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें तो इसमें आपको हद से ज़्यादा इन सबों चैप्टर्स की आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत होनी चाहिए। इसमें से एक भी चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग यदि लो हुई तो सिंटैक्स के आपके क्वेश्चन ही धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए सिंटैक्स की प्रैक्टिस मैं इसलिए ला रहा हूं, ध्यान रखेगा, और इसलिए मैं करवा रहा हूं, ध्यान रखेगा, जो आपके YouTube के प्लेलिस्ट पर भी डाल दिए जाएंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग करने में हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये कोई अकेला चैप्टर तो है नहीं, इसमें हम लोगों को अनेकों चैप्टर का इसमें कॉम्बिनेशन दिख जाता है, मिक्सचर है। तो इसी की प्रैक्टिस हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। मैं आपको फुल डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा, डिटेल्स हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे एक एक क्वेश्चन को, चाहे टाइम जितना लग सके, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब आप सीख लेते हैं ना, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी सही तरीके से आ जाए तो प्रैक्टिस में आप कुछ सेकंड में क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन वही कॉन्सेप्ट ही आपके पास नहीं है तब फिर आप कितना भी कोशिश कीजिएगा, आपकी टाइम टेकिंग की पावर बढ़ती चली जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ आंसर्स वो भी करेक्ट की घटती चली जाएगी। इसलिए उस चीज़ों को हमें गलती करना नहीं है, हम लोग सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे। इसी में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने रखे गए हैं, ध्यान रखिएगा। जॉन और मैरी गॉन टू कोलकाता, जॉन और मैरी गॉन टू कोलकाता। फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकेंड ऑप्शन हैज, फर्स्ट थर्ड ऑप्शन है मतलब सी नंबर है हैव और डी नंबर क्या है? वर है। अब इसको बनाने का ट्रिक क्या ध्यान रखेगा, एमसीक्यू जब भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो कॉन्सेप्ट और एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट, इसकी जानकारी हमें सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग एलिमिनेशन मेथड में सही आंसर को पहचानने का काम नहीं करेंगे, पहचानने का काम करेंगे गलत आंसर को, और ऊपर से और उसके बाद हम लोग अपना क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट। आंसर देखिए यू बनेगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आए, जैसे कह दिया कि जॉन और मैरी, जॉन और मैरी, अब और क्या करता है ध्यान रखिएगा, मैंने आपको और एंड का यूज बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। और हम लोगों को चॉइस देने का काम करता है कि या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई किसी एक के बारे में बात करता है। और एंड क्या करता है? दोनों को एक साथ लेने का काम करता है। तो और हमें ऑप्शन दे रहा है, तो ऑप्शन में कौन कौन है? जॉन और मैरी। अब चाहे जॉन की बात हो चाहे मैरी की बात हो, बात तो सिंगुलर की होगी, क्योंकि किसी न किसी एक नाउन को हमें पिक करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? नज़दीक वाले को पिक कर लेते हैं, यानी मैरी को पिक करते हैं। तो जो ही क्वेश्चन लिख दिया
जॉन और मैरी, जॉन और मैरी गॉन टू कलकत्ता। तो मैरी तो सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट में क्या होगा, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से वर्ब का भी क्या यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा यूज करेंगे, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से वर्ब सिंगुलर, तो इसी बेसिस पे दो ऑप्शन तो कट गए। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो निश्चित बात है इसका कॉम्बिनेशन वर्ब के साथ भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो इस एलिमिनेशन मेथड से ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड में यदि जाएं तो आपके दो ऑप्शन कट गए, कौन कौन, एक सी और एक डी। सी जिसमें हम लोग को दिया गया हैव, और डी जिसमें दिया जा चुका है वर। ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्लुरल वर्ब हैं। ये क्या है, प्लुरल वर्ब है, और हमें वर्ब कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो सी और डी ऑप्शन तो कट गए। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या देखा कि दो तो कट गए। अब रेस्ट बच कौन गए हैं, बचा हुआ है ए और सी। अब ए में दिया हुआ है इज और सी में दिया हुआ है बी में दिया हुआ है हैज। अब ए और हैज इन दोनों में से किसी एक को आपको पिक करना पड़ेगा। तो यहां गौर से समझेंगे तो यहां लिखा हुआ है गॉन टू कलकत्ता, आगे जो भी जगह का नाम दिया हुआ है। अब यहां आपको ध्यान रखना है कि आपका सब्जेक्ट जो है, अब इसमें थोड़े वॉइस की मदद लेनी पड़ती है। वॉइस की मदद क्या लेनी पड़ती है, हमें ये समझना पड़ता है, ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट आपका एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव क्या वो खुद काम कर रहा है, पैसिव या काम करवा रहा है। तो यहां पर जाने का काम ध्यान रखिएगा मैरी तो खुद करेगी, मैरी तो खुद करेगी, यानी कि सब्जेक्ट हम लोगों का क्या है, एक्टिव है, सब्जेक्ट एक्टिव है। अब एक्टिव है तो जो ही हमारा सब्जेक्ट एक्टिव हो गया तो यह चलने लगेगा टेंस के अनुसार। किसके अनुसार, टेंस के अनुसार। सब्जेक्ट का एक्टिव होना यानी अब आपको जाना पड़ेगा किसकी ओर, टेंस की ओर। और यदि पैसिव रहता तो हमें पैसिव स्ट्रक्चर की जानकारी हमें लेनी पड़ती। वॉइस दो प्रकार के हैं, एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को समझने के लिए मतलब इतना समझिए कि एक्टिव वॉइस का मतलब हो गया कि टेंस। एक्टिव वॉइस का मतलब ही है टेंस। एक्टिव वॉइस की बात हो गई थी, टेंस की तरफ चले जाइए। और पैसिव वॉइस की यदि बात होने लगी तब थोड़े स्ट्रक्चर में वॉइस वाले स्ट्रक्चर को हम लोगों को मिलाना पड़ता है। तो आपका सब्जेक्ट एक्टिव होने की वजह से हमें जाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस तरफ यानी कि टेंस की तरफ। अब इतना समझ लीजिए सब्जेक्ट एक्टिव है। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड कॉन्सेप्ट, दो तो गए, अब या तो इज नहीं तो हैज। तो सब्जेक्ट एक्टिव, अब चलिए टेंस की ओर। अब यहां देखना है, ध्यान रखेगा कि यहां गोंड दिया है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब रही बात इज और रही बात हैज, या तो ए या तो बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म टेंस में पता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म के पहले हम लोग या तो हैज लगाते हैं या तो हैव। प्रेजेंट परफेक्ट हम लोगों को मालूम है ना, या तो हैज न लगाते नहीं तो हैव लगाते हैं। तो इज का चांस तो कट गया, बचा क्या चीज, बी यानी कि हैज, यानी यहां पर आंसर क्या होगा, हैज। तो फर्स्ट का आंसर क्लिक होगा बी यानी कि हैज क्लिक होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने सी और डी को काट कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया कि सब्जेक्ट एक्टिव है कि पैसिव है। सब्जेक्ट एक्टिव है, चलो टेंस की तरफ। टेंस में जाकर हमने देखा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म इज के साथ आता है, नहीं, वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी भी एक्टिव वॉइस में यानी टेंस में इज के साथ आता नहीं है। तो पता चला हैज यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में तो आता है। तो चलिए उसी की तरफ चलते हैं, यानी कि बी नंबर हम लोगों का आंसर क्लिक हो गया। तो इस तरह से हमने जाना कि एलिमिनेशन मेथड और कॉन्सेप्ट को मिलाएं तो सिंटेक्स के क्वेश्चन आसानी से डील हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। सेकंड में कहा गया है, ध्यान रखिएगा, हाँ सेकंड में कहा गया माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। माय फ्रेंड एंड आई, माय फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे के बारे में बात कहा गया है। अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। माय फ्रेंड एंड आई, तो सब्जेक्ट माय फ्रेंड सिंगुलर, आई सब्जेक्ट भी सिंगुलर, एंड से जुड़ गया जो कि ज्वाइन कर रहा है, कंजंक्शन है। माय फ्रेंड एंड आई, तो दो सब्जेक्ट हो गए, यानी कि जुड़, एंड क्या कर रहा है, दोनों को ज्वाइन करने का काम कर रहा है। और एंड जब कभी भी किसी को ज्वाइन करने का काम करता है तो वो बन जाता है प्लुरल। क्या बनता है, प्लुरल। तो हम लोगों का जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल। अब सब्जेक्ट के प्लुरल होने की वजह से आपको वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, प्लुरल ही लगाना पड़ेगा। अब सब्जेक्ट भी प्लुरल हो गया तो वर्ब क्या चाहिए, प्लुरल। अब देखते हैं, अब प्लुरल के बेसिस पे यदि जाएं, ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर तो सब्जेक्ट प्लुरल है, तो सिंगुलर वाले ऑप्शन को काट देते हैं। तो सिंगुलर कौन कौन है, बी और डी में, बी और डी में, बी में कह दिया गया है डज और डी में कह दिया गया है गोज। ये दोनों तो गए।
क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या हैं, सिंगुलर हैं। सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए तो वर्ड भी क्या देना पड़ेगा, प्लूरल, लेकिन ये दोनों सिंगुलर है बी और डी, ये तो कट गए। अब बचा कौन कौन, एक ए और एक सी। तो ए में बात करें तो यहाँ पर दिया गया है डू और सी में दिया गया है गो। तो समझते हैं यहाँ कह क्या रहा है, कह रहा है कि माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे, डैश आवर होमवर्क एवरी डे। तो होमवर्क यदि दिया हुआ है तो होमवर्क यहाँ करने की बात होगी, मेरा फ्रेंड और आई कहीं जाने की बात तो है नहीं, होमवर्क को कंप्लीट करने की बात ही, यानी टेंस को कंप्लीट करने की बात है। तो कंप्लीट करने में हम लोग डू वर्ब का यूज करते हैं, गो का यूज करते नहीं है। तो गो कटा, आंसर बन गया क्या चीज, ए। यानी यहां होगा माय फ्रेंड एंड आई डू आवर होमवर्क एवरी डे। तो एलिमिनेशन मेथड प्लस कॉन्सेप्ट, एलिमिनेशन मेथड पहले आंसर काटिए फिर आप अपने कॉन्सेप्ट को लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे दिया गया है नंबर 3 में, अ लॉट ऑफ बुक्स डैश बीन बाउट, अ लॉट ऑफ बुक्स डैश बीन बाउट। चलिए इसको भी देखते हैं। नंबर 3 में अ लॉट ऑफ बुक्स, ओके, डैश बीन बाउट। अब यहां समझने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन जो भी होंगे, ऑफ प्रिपरेशन। अब प्रिपरेशन का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है कि प्रिपरेशन के बाद हम लोग क्या लाते हैं, ऑब्जेक्ट, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों को वर्ब तो लाना नहीं है बुक्स के अनुसार। अलॉट बना हुआ है सब्जेक्ट, अलॉट क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट में ध्यान रखेगा, सब्जेक्ट या तो यह नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन। अलॉट, क्योंकि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो नाउन आते हैं या तो प्रोनाउन। तो पता चला सब्जेक्ट जो है यह तो प्रोनाउन है, क्योंकि अलॉट किसी का है नहीं। तो प्रोनाउन का अपना नेचर है नहीं, ये नेचर तो डिसाइड करवाएगा। तो बुक्स, ये अलॉट आया किसके लिए, इसी बुक्स के लिए। अब बुक्स ठहरा प्लूरल, तो इसके प्लूरल होने की वजह से अलॉट में क्या हो गया, प्लूरल। यानी कि इनडायरेक्टली हम लोगों का सब्जेक्ट क्या हो चुका है, प्लूरल। इनडायरेक्टली सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल। सब्जेक्ट के प्लूरल होने की वजह से हम लोगों को वर्ड भी क्या लगाना पड़ेगा, प्लूरल ही लगाना पड़ेगा। अब यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंगुलर वाले वर्ड को तो हम लोग काट देंगे एलिमिनेशन मेथड से, उसे क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे। तो देखते हैं है कौन कौन सिंगुलर। तो यदि आप गौर से देखिएगा तो ए नंबर में इज और सी नंबर में हैज, ये तो गए। ए नंबर का इज, ए का इज और सी का हैज, ये सिंगुलर है और हमें क्या चाहिए, प्लूरल। तो ये दोनों तो गए। अब बचा क्या चीज, ध्यान रखिएगा, बच गए हम लोगों के पास आंसर है बी का आर और डी का है, बी आर और डी का है। अब यहां देखते हैं, ध्यान रखिएगा, एलिमिनेशन मेथड से दो को तो हमने काट दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट के मेथड से। कॉन्सेप्ट के मेथड से ध्यान रखिएगा, हम लोगों का जो सब्जेक्ट बुक्स है, एक तरह से बुक्स ही है, अलॉट बुक्स के लिए आया है। तो आपको यह मालूम करना है, ध्यान रखिएगा, क्या बुक्स यानी जो अलॉट प्रोनाउन है वो एक्टिव है कि पैसिव है, क्योंकि बुक तो कभी काम कर नहीं सकता है। ध्यान रखिएगा, क्या यहाँ पे जो खरीदने का एक्शन दिया गया है, क्या खरीदने का एक्शन कभी बुक कर सकता है, तो जी बुक नहीं कर सकता है। यानी कि हम लोगों का जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव नहीं है, क्या चीज है, पेसिव है। ये क्या है, पेसिव है, एक्टिव नहीं पेसिव है। यदि पेसिव है तब आते हैं पेसिव वॉइस की तरफ हम लोगों को थोड़ा जाना पड़ता है। अब इसमें क्या ध्यान रखेगा, यदि आप पेसिव वॉइस तरफ जाते हैं तो याद होगा कि आपको जब बीन बाउट की यदि बात करें तो पेसिव वॉइस में ही हम लोग लगाते हैं हैज और हैव प्लस बीन प्लस बाउट, प्रेजेंट परफेक्ट के सेंस वाला में, याद है ना, प्रेजेंट बीन बाउट। यानी कि इज और आर एम के साथ, ध्यान रखेगा, कभी भी इज आर एम के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, लेकिन बीन के साथ थर्ड फॉर्म या इज आर एम के साथ आता नहीं है। तो इस बेसिस पे आर भी कटा, आंसर कौन होगा, यानी कि आपका हैव आंसर होगा। यानी इसमें फिल कीजिए क्या चीज, हैव। तो अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन बाउट। अब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हो गए, ध्यान रखिएगा, डी नंबर। ऑप्शन कौन से हो गए, हैव यानी कि डी। तो 3 नंबर का आंसर हो गया डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी तरह से एक एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ हमें पढ़ना है, एक भी कसर हम लोगों को छोड़ना ही नहीं है, और डिटेल के साथ पढ़ेंगे ताकि आंसर जिसे हम लोग आसानी से कर पाएं अपने एग्जाम में। अब आते हैं नंबर 4 में आ जाते हैं। इसमें कहा गया अ लॉट ऑफ शुगर डैश बीन बाउट। क्वेश्चन तो वही है, बस थोड़े से नाउन को बदल दिया गया है। अ लॉट ऑफ शुगर
डैश बीन बाउट, अ लॉट ऑफ शुगर डैश बीन बाउट। अब ये ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो शुगर के अनुसार हम लोग वर्ब लगा नहीं सकते हैं, सब्जेक्ट में कौन है, अ लॉट, तो सब्जेक्ट यही है। चलिए अब सब्जेक्ट में नाउन है नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। अब रही बात ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सब्जेक्ट में सॉरी यहाँ अलॉट किसकी बात कर रहा है, अलॉट बात कर रहा है शुगर की। शुगर अनकाउंटेबल होने की वजह से ये सिंगुलर है, तो अलॉट को भी क्या होना पड़ेगा, सिंगुलर, यानी हम लोगों का सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें इतना तो पता है कि वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो एलिमिनेशन मेथड से प्लूरल वाले वर्ब को तो काट दीजिए। यदि इस बेसिस पे जाएं तो प्लूरल वाले को यदि कैंसिल करें हम लोग तो हैव और आर तो कैंसिल है, यानी ए और डी नंबर तो गयो। ए में लिखा हुआ है आर और डी में लिखा हुआ है हैव, ये तो गयो, ये तो होंगे नहीं क्योंकि ये प्लूरल है। अब रही बात बी और सी की, तो बी में यदि बात करें तो बी में दिया गया है हैज और सी में दिया हुआ इज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, ध्यान रखिएगा, फिर वही बात, क्या शुगर यानी अलॉट शुगर के लिए आया हुआ है, क्या शुगर कभी काम कर सकता है, क्या वो बाउट करने का काम, खरीदने का काम कभी शुगर कर सकता है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एक्टिव नहीं होने की वजह से ये हुआ क्या, पेसिव, क्या हो गया, ये पेसिव हो चुका है। और पेसिव हमें पता है, ध्यान रखिएगा कि इज के बाद, पेसिव में इज के बाद कभी भी बीन का यूज नहीं होता है, हैज के बाद हम लोग बीन का यूज कर सकते हैं, यानी आंसर कौन गए, यानी कि बी नंबर आपको हैज की तरफ जाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आ गए 5 की ओर। इसी तरह से एक को डील करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है ए पार्सल ऑफ बुक्स डैश बीन रिसीव्ड, ए पार्सल ऑफ बुक्स डैश बीन रिसीव्ड। अब इसको समझने का काम करते हैं, रिसीव्ड वही बात हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑफ प्रेपोजिशन के बाद बुक्स ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब ये अ पार्सल, अब ए पार्सल मतलब क्या, किताबें तो बहुत सारी हैं, किताबें बहुत सारी हैं, लेकिन पार्सल कितना बनेगा, पार्सल तो एक ही है, किताब बहुत सारी है लेकिन पार्सल कितना है, एक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ का जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो पार्सल। अब इसका सिंगुलर है कि प्लूरल है, ध्यान रखिएगा, तो यह ध्यान रखिएगा सिंगुलर है क्योंकि पार्सल एक ही है। सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से वर्ब का भी किसका यूज करना पड़ेगा, सिंगुलर। अब वर्ब सिंगुलर लगेगा तो इस एलिमिनेशन मेथड से फिर से जाएं तो प्लूरल वाले वर्ब को काट दीजिए। चलिए काट देते हैं, देखते हैं कौन कौन सा प्लूरल है। तो पार्सल ऑफ बुक्स, इसमें आर इज हैज हैव, तो सिंगुलर तो लगेंगे, प्लूरल वर्ब को हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। तो प्लूरल वर्ब में आ गए ए का आर और डी का हैव, बस वही बात, ए का आर और डी में क्या है, हैव, ये तो गए क्योंकि हमें चाहिए वर्ब कैसा, सिंगुलर चाहिए। तो ए और डी कटें तो बी और सी आएंगे। तो बी और सी की बात करें तो बी में बी में इज और सी में किसका यूज है, हैज की बात। अब सेम एज वही बात किया जाएगा, बीन रिसीव्ड, इज के साथ तो बीन आता नहीं है, यानी कि इसको काटिए, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि हैज, यहाँ पुट क्या करना पड़ेगा, हैज। तो देख रहे हैं कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, एक तो चाहिए एलिमिनेशन मेथड, उस पे यदि आप बेहतर यूज कर पाएं तो आप अपने कॉन्सेप्ट को यूज करें। कॉन्सेप्चुअल मेथड से अगल बगल लेफ्ट राइट अप डाउन करते रहिएगा, किसी न किसी वजह से आंसर लगाते रहिएगा, लेकिन माइंड में आपको सही से बैठाना है, माइंड को रिलैक्स करना है। तो उस सिचुएशन में हम लोगों को कॉन्सेप्ट ही आपकी वो प्रिपरेशन दे सकता है, अदरवाइज ये कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसी की बात के साथ क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। यहां कहा गया ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। अब देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स डैश नॉट गोल्ड। अब यहां ध्यान रखिएगा, यदि बात करें ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड, अब कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा ग्लिटर्स एक अनकाउंटेबल है। ग्लिटर्स क्या है, अनकाउंटेबल। ग्लिटर्स कहा जाता है वो पार्टी में जो उड़ाया जाता है ना, कुछ बहुत महकार आता है, गाल पे चिपक जाता है, उसको लोग ग्लिटर्स कहते हैं, जो कि अनकाउंटेबल है, यानी कि यह सिंगुलर, उसकी जो चमक रहती है, कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, जैसे ग्लिटर पेन हम लोग यूज करते हैं, ग्लिटर मार्कर भी होता है, ग्लिटर मोटा वाला आता है, वो चमकता है, उसे लिखिएगा चमकता है। तो कहने का बात यह रहेगा ऑल दैट ग्लिटर्स नॉट गोल्ड,
कि जो भी वस्तुएं चमकती है, ध्यान रखिएगा, ग्लिटर्स, वो कभी ध्यान रखिएगा वो सोना नहीं हो सकती है। तो ग्लिटर्स के अनकाउंटेबल यानी कि सिंगुलर होने की वजह से ध्यान रखिएगा वर्ड भी क्या लेना पड़ेगा, सिंगुलर, यानी कि इसके सिंगुलर, सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से हम लोग को वर्ड भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। अब एलिमिनेशन मेथड में आते हैं, वर्ब सिंगुलर चाहिए तो प्लूरल वाले को हटा दीजिए। चलिए हटाते हैं, यानी फिर वही बात, ए का आर और डी का हैव, ए का आर और डी का हैव, ये तो कैंसिल हो गए। अब रही बात बी नंबर में इज और सी नंबर में हैज है, हाँ वही सेम ऑप्शन है। तो इसमें कौन सा रखा जाए, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, हटाने का काम करते हैं। बी इज और सी का क्या लाते हैं मेथड, हैज। अब इसमें हम लोगों को बेटर चॉइस किस में जाना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ सीधे लिख दिया गया नॉट गोल्ड, अब यहाँ पर इज या हैज। अब आपको ध्यान रखिएगा जब कहा गया है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड या हैज नॉट गोल्ड, हैज का दो काम है, एक तो यहाँ पर बी नाम वाला कोई मेथड है नहीं तो उसको कैंसिल कीजिए, और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं आ रहा है उसको भी कैंसिल कीजिए। तो नाउ वैसा सिचुएशन बन रहा है कि हैज ज़्यादातर या तो पोजीशन बताएगा, जैसे कि सी हैज़ अ कार, तो यहाँ कोई पोजीशन है नहीं। और जो टेंस की बात करें, ध्यान रखिएगा कि हैज़ के साथ या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए या आपको पेसिव के लिए बीन चाहिए, तो ऐसा कोई सिचुएशन बन नहीं रहा है। तो हम लोग सीधा सा किसकी तरफ जाएंगे, इज की तरफ, यानी यहाँ पर हम लोग का बी नंबर आंसर क्लिक हो गया कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। 6 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आगे चलते हैं 7 की तरफ। नंबर 7, चलिए अपनी राह को आगे बढ़ाते हैं। नंबर में 7 में कहा गया ऑल द न्यूज डैश ट्रू। अब ऑल द न्यूज, नंबर 7, ऑल द न्यूज डैश ट्रू। अब इसकी बात माने तो यहाँ पर जो द न्यूज लिखा हुआ है यह नाउन जो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा, और इतना मालूम होना चाहिए कि न्यूज अनकाउंटेबल है, इट कैन नॉट बी काउंटेड। ओके, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर रखना पड़ेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर तो बात वही रही कि वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर। अब सब्जेक्ट के सिंगुलर होने की वजह से वर्ब हमें भागना पड़ेगा सिंगुलर की तरफ। तो फिर से वापस आते अपने एलिमिनेशन मेथड में, प्लूरल को हटाइए। तो प्लूरल में कौन कौन है, बी और डी, वही बात हो जाएगा, बी और डी। बी में रखा गया है आर को और डी में रखा गया है हैव को, ये गए कैंसिल क्योंकि हमें चाहिए सिंगुलर। ए और सी में बात करें तो ए का इज है और बी का सी का हैज है। अब यहाँ लिख दिया गया है ट्रू, क्या लिखा हुआ है, ट्रू। तो हैज तो होगा नहीं, अभी जस्ट मैंने समझाया था कि हैज पोजीशन बताता, यहाँ पोजीशन की बात ही नहीं हो नहीं रही है। हैज के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यहाँ है नहीं। पेशी में जाइएगा तो बीन चाहिए, यहाँ है नहीं। यानी गौर से समझें, हैज पोजीशन दिखा सकता है या इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है, या कोशिश करें तो बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ सकता है। ना यहाँ पे पोजीशन दिखाना, ना वर्ब का थर्ड फॉर्म, ना वर्ब का बीन के साथ थर्ड फॉर्म, बचा क्या चीज, इज। यानी यहाँ कहेंगे ऑल द न्यूज इज ट्रू। नंबर 8 में आते हैं। नंबर 8 में ऑल फर्नीचर ब्लैंक है सोल्ड इन द मार्केट। ऑल फर्नीचर सोल्ड इन द मार्केट। अब इसको समझते हैं। फर्नीचर नाउन, ये भी सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो एलिमिनेशन मेथड से प्लूरल को हटा देते हैं। ठीक है, हटाते हैं। तो डी नंबर में वर्ब और सी नंबर में आर, ये दोनों कैंसिल। एलिमिनेशन मेथड है तो सही, सी और डी में आपका आर और डी भी, वर्ब भी क्या है, प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब भी हटाइए। बचा क्या चीज, एम और इज। ए में लिखा हुआ है एम और बी में लिखा हुआ है क्या चीज, इज। अब फर्नीचर के साथ एम तो आने से रहा, काटिए। अब एलिमिनेशन मेथड से 2 तो पहले कट गए और एम यहाँ कट गया, बचा क्या चीज, इज, यानी लगा यहाँ पर इज। तो ऑल फर्नीचर इज सोल्ड इन द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में कहा गया है ईच बॉय गिवन अ प्राइज। ईच बॉय गिवन अ प्राइज। अब यहाँ बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब आपको ईच दिखे या एवरी दिखे इस प्रकार के शब्द, तो ईच जो कि यहाँ पर एक एडजेक्टिव बना हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इसका नाम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। डिटर्मिनेंट में पढ़ाए जाते हैं, एडजेक्टिव में भी कुछ कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इसके बाद का नाउन सिंगुलर,
इसके बाद का नाउन क्या है? सिंगुलर। इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच में जाएं ईच में, तो यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव से हमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं, आ जाते हैं बॉय नाउन पर। अब इसी को बनना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या हो गए? सिंगुलर। बॉय क्या है? सिंगुलर। तो एलिमिनेशन मेथड में आते हैं। सब्जेक्ट तो सिंगुलर की पहचान हो चुकी है, तो वर प्लूरल वाले को सबसे पहले हटाओ। चलो हटाते हैं। कौन कौन है? डी में वर और बी में आर। बी में आर और डी में क्या है? वर। चलिए ये सब हट गए क्योंकि प्लूरल है, और हमें क्या चाहिए? सिंगुलर। अब सिंगुलर में कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ए में वाज और सी में दिया हुआ है इज। ए में वाज और सी में दिया हुआ है इज। अब इसकी बात करें क्या होगा? ईच बॉयज गिवन अ प्राइज। अब हर एक लड़के को प्राइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उनको दिया गया है। अब वही बात आ चुकी है कि वॉइस में। किसकी बात करें? वॉइस में। तो हर एक लड़का प्राइज देने का काम करेगा कि उसको दिया गया है? हर एक लड़का तो प्राइज देने का काम करेगा, हर एक लड़के को प्राइज मिला है। यानी कि यहाँ पर जो बॉय है यह एक्टिव नहीं, यह क्या है? पेसिव है। यह क्या है? पेसिव है, क्योंकि यह काम ही नहीं कर रहा है। अब पेसिव में चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लैरिटी इस बात की ध्यान रखिएगा कि वाज और इज क्या आना चाहिए। तो हर एक लड़के को ये नहीं कहेंगे कि प्रत्येक लड़के को प्राइज दिया गया, प्रत्येक लड़के को प्राइज दिया, क्योंकि वो जो फंक्शन था वो तो समाप्त हो चुका है। तो यानी बात कहीं ना कहीं पास्ट की ओर जा रही है, तो पास्ट की ओर जा रही है तो वाज तरफ आइए, इज को काटिए। तो ईच बॉय वाज गिवन अ प्राइज। हो गया। अब आते हैं नंबर 10 पे। एक एक क्वेश्चन को सबको डिटेल से देखेंगे। चलिए तो एक्सप्लेनेशन करना है तो अच्छे तरीके से करना है, भागना क्यों है। नंबर 10 में आ जाते हैं। यहाँ कहा गया ईच ऑफ द बॉयज बीन गिवन ए बुक। अब यहाँ पे थोड़े से चेंजिंग है। कहा गया है ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, और यहाँ दिया हुआ है गिवन। अब ऑफ प्रिपोजिशन वह होने की वजह से इसके बाद का बॉयज क्या हो चुका है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आ चुका है इज, सॉरी इच सब्जेक्ट। और इतना याद रखिएगा इच का काम है डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिस वजह से इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हम लोग कह देते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, तो सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, तो ये है ये प्रोनाउन, तो इसको हम लोग कहते हैं। यहाँ पर ये इस नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन है, ये अकेला खुद काम कर रहा है, क्योंकि प्रिपोजिशन के होने की वजह से बॉयज क्या बन चुका है? ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो उसका सब्जेक्ट बनना तय है नहीं। सब्जेक्ट के तौर पे कौन बनेगा? इच बनेगा। तो इस, और हमें इतने अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट के तौर पे या तो नाउन आ सकता है यानी कि प्रोनाउन, यानी कि सब्जेक्ट के प्लेस पे या तो आप नाउन पुट रखते हैं या तो प्रोनाउन। इच का नाउन से कोई रिलेशन है नहीं, तो बचा क्या चीज? प्रोनाउन। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और यह ठहरा सिंगुलर। इच क्या है? सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो एलिमिनेशन मेथड से प्लूरल वाले को हटा दीजिए। यानी कि सी नंबर तो गया, सी में लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सी में हैव, इसको तो कट कर दीजिए। और यदि बात करें तो बी में लिखा गया है एम, ये तो बैठता नहीं, हटाइए, ये भी नहीं। अब रही बात, या तो इज होना चाहिए या तो हैज़। तो ए में इज है और डी में क्या दिया हुआ है? हैज़ दिया हुआ है। अब इसकी बात करें, इज और हैज़ में से आना क्या चाहिए? यहाँ पर गिवन दिया हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म। गिवन है कि कुछ छूट रहा है? तो हाँ बीन गिवन है, वही तो मैं सोच रहा था। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बीन गिवन। अभी जस्ट मैंने बताया हुआ है कि इज के साथ कभी बीन तो आता ही नहीं है, हैज के साथ बीन आता है, यानी कि डी नंबर आंसर किस में जाना पड़ेगा? हैज में। तो ईच ऑफ द बॉयज हैज बीन गिवन अ प्राइज। तो 10 क्वेश्चन हम लोगों के सॉल्व हुए डिटेल के साथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।